नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसका टॉपिक है बिम्बिसार। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था अजातशत्रु के बारे में। जो अजातशत्रु जो था वो बिम्बिसार का ही पुत्र था, लेकिन बिम्बिसार के बारे में अभी हम लोगों ने नहीं देखा। तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में देखते हैं। मगध साम्राज्य में जो सबसे प्राचीन राजवंश का नाम जो आता है वो हर्यक वंश का आता है, और हर्यक वंश की स्थापना बिम्बिसार ने की थी। वैसे बिम्बिसार से पहले भी, मेरा मतलब हर्यक वंश से पहले भी बहुत सारे राजवंश थे, लेकिन उनका ऐतिहासिक स्रोत नहीं है। जैसे उसमें से एक आप लोगों ने सुना होगा बृहद्रथ वंश, लेकिन उसका ऐतिहासिक रूप से उसका स्रोत जो है उतना अच्छा से ज्ञात नहीं है। इसीलिए ऐतिहासिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर्यक वंश को ही सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है, और इसकी स्थापना बिम्बिसार ने की थी। बिम्बिसार जो था उसके पिता का नाम भाती या फिर भातीय था। भाती और भातीय दोनों तरह से किताब में लिखा हुआ है। कहीं कहीं भातीय मिलेगा आप लोगों को, कहीं कहीं भातीय। उसका जो पिता था, बिम्बिसार का पिता, बिम्बिसार को 15 वर्ष की आयु में ही, जब उसका उम्र 15 वर्ष था, उसी समय उसको राजगद्दी पर बैठा देता है। मतलब कि काफ़ी कम उम्र में ही वो राजा बन जाता है। उस समय जो ईस्वी सन बुक में दिया हुआ है वो 544 ईसा पूर्व है। तो इसको याद कर लीजिएगा। जब बिम्बिसार राजगद्दी पर बैठता है तो उस समय वो मतलब 544 ईसा पूर्व वो मगध के सिंहासन पर बैठ। बिम्बिसार की राजधानी राजगिरी थी। राजगिरी एक ऐसा जगह था जो 5 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ एक स्थान था, जहाँ पर उनकी राजधानी थी। बहुत ही सुरक्षित जगह थी, क्योंकि चारों ओर से वो पहाड़ से घिरा हुआ था, जिसके कारण दूसरे राज्य के जो राजा या दूसरे शासक थे उन पर चढ़ाई नहीं कर सकते थे। अब वो साम्राज्य को विस्तार करने की सोचने लगता है। जब वो राजा बन जाता है, राज करने लगता है, तो वो अपने साम्राज्य को विस्तार करने का सोचता है। क्योंकि उस समय ज़्यादातर वैसे ही होता था, कोई भी साम्राज्य अपने अगल बगल के छोटे राज्यों को मिला के हरदम उसका विस्तार करते रहते थे। तो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वो कई तरह का कूटनीति प्रयोग करता है। जब वो शासन कर रहा था उस समय और भी बहुत सारे राज्य थे, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है। उस समय 16 महाजनपद हुआ करता था, जिसमें से एक आपका खुद उसका जो मगध साम्राज्य था वो भी 16 महाजनपद में ही आता था। और भी बहुत सारे महाजनपद थे, लेकिन जिस तरह से मगध का जो उत्कर्ष हुआ, जो उसका विस्तार हुआ, इसलिए हम लोग इतिहास में ज़्यादातर मगध के बारे में ही पढ़ते हैं। उस समय 3 और ऐसे शक्तिशाली शासक थे जो मगध की तरह ही बहुत ही शक्तिशाली थे। एक था आपका कौशल, दूसरा वत्स, तीसरा अवंती। ये तीनों आप लोग मैप में देख रहे होंगे कहाँ कहाँ पर है। अवंती जो था यह आपका पश्चिम की ओर था, और कौशल जो था वो आपका उसके ऊपरी क्षेत्र में था। फिर वत्स भी देख रहे हैं आप लोग। तो जो उसका जो नीति था, कूटनीति था, उसमें से एक उसका नीति था वैवाहिक नीति। वैवाहिक नीति क्या होता था कि राजा अपने दूसरे राज्य की किसी राजकुमारी से शादी कर लेता था, जिससे दोनों राज्यों के बीच संबंध बढ़िया हो जाते थे। और अगर जब संबंध अच्छे हो जाएंगे
तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में कभी युद्ध नहीं होगा, और युद्ध नहीं होगा तो उसे अपने राज्य को खोने का डर नहीं रहेगा। इसीलिए जिस साम्राज्य से इसको ऐसा लगता था बिम्बिसार को कि मैं इस साम्राज्य से जीत नहीं पाऊंगा, तो वो क्या करता था, उसे विवाह नीति के द्वारा शादी कर लेता था। तो ऐसे ही उसने पहला शादी जो किया था वो था कौशल के राजा, जो इक्ष्वाकु वंश का था। महाकौशल नाम था राजा का। उसकी पुत्री कौशल देवी से वो पहला शादी करता है। और कौशल देवी का एक भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत आप लोगों को याद होगा तो अजातशत्रु के जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि किस तरह से प्रसेनजीत से उनका युद्ध होता है अजातशत्रु का। तो वहीं कौशल देवी का भाई था। जब वो कौशल देवी से शादी करता है तो बिम्बिसार को दहेज के रूप में काशीग्राम का एरिया दे दिया जाता है। काशीग्राम का एरिया मिलने के बाद उसका क्षेत्र और विस्तार हो जाता है। इसके बाद दूसरा शादी जो करता है वो वैशाली का एक लिच्छवी वंश का राजा था चेटक। उसकी पुत्री का नाम था छलना या फिर चेलन्ना, ये दोनों नाम है किताब में। इससे उनका शादी होता है। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताया हूँ आप लोगों को पिछला वो वीडियो में अजातशत्रु के बारे में, जहाँ अजातशत्रु चेटक से भी युद्ध करता है बाद में। तो यही चेटक की पुत्री छलना से उसका विवाह होता है। और तीसरा जो था वो था आपका पंजाब की राजकुमारी क्षेमा। ये 3 शादी महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। बाकी तो वैसे बहुत सारी शादियाँ की थी इन्होंने। एक ग्रंथ है जिसका नाम है महावग। इस ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि जो बिम्बिसार था उसकी 500 रानियाँ थी। अब कहाँ तक सही है नहीं है वो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ तो उसका मतलब जाहिर सी बात है 500 रानियाँ नहीं भी हुई हो तो भी उसका मतलब है कि बहुत सारी रानियाँ थी, बहुत सारा शादी किया होगा। तो इस तरह से वो कई राज्यों के साथ वैवाहिक नीति के द्वारा अपने संबंध को अच्छा कर लेता है। और इसके बाद जिन राज्यों के से उसे लगता है कि मैं इस राज्यों को जीत सकता हूँ उस पर वो चढ़ाई करता है और उसको जीतने की कोशिश करता है। उसी तरह एक राज्य था जिसका नाम था अंग। अंग भी उसी के बगल में था, ये मगध के बगल में। तो अंग राज्य के साथ हरदम युद्ध होते रहता था। अंग राज्य के साथ हरदम युद्ध होते रहता था प्राचीन समय से ही। लेकिन उसका जो पिता था, अंग और मगध पर निरंतर पहले से ही संघर्ष होता रहता था। दीपवंश एक ग्रंथ था जिससे पता चलता है कि अंग का जो शासक था ब्रह्मदत्त, उस पर बिम्बिसार का पिता जो था भाती, उसने भी पहले आक्रमण किया था, लेकिन उस आक्रमण में वो उससे हार जाता है और वो उसको जीत नहीं पाता। लेकिन जब बिम्बिसार अंग पर आक्रमण करता है तो उसे जीत लेता है और उसे अपने साम्राज्य में मिला लेता है। अवंती साम्राज्य जो आज का मध्य प्रदेश है, उस समय उस स्थान को अवंती कहा जाता था। अवंती का जो राजा था प्रद्योत, वो बहुत ही शक्तिशाली था और बिम्बिसार जानता था कि उससे युद्ध करके उसका साम्राज्य को जीता नहीं जा सकता। इसीलिए वो चाहता था उससे मित्रता करना ताकि उसका जो राज्य है वो सुरक्षित रहे। तो इसलिए जब एक बार प्रद्योत बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तब वो अपना राजवैद जिसका नाम जीवक था उसको उसकी सेवा करने के लिए उसके पास भेजा। जब वो ठीक हो जाता है प्रद्योत, तो इसके बाद दोनों में आपसी मित्रता बढ़ जाती है।
और इस तरह से वो जिस जिस क्षेत्र को जीत सकता था वो जीत के द्वारा अपने राज्य में मिलाता और जिसको वो जीत नहीं सकता था उसके साथ या तो मित्रता कर लेता था या फिर वैवाहिक नीति के द्वारा रिश्तेदार बन जाता था और इस तरह से वो अपना साम्राज्य को विस्तार करता है। और अगर हम लोग देखें शासन प्रबंध के बारे में तो बिंबिसार का जो अधिकारियों के प्रति जो व्यवहार था बहुत ही सख्त था। अगर कोई उसको गलत परामर्श देता था तो उसको दंडित करता था और अगर उसका सलाह पसंद आ जाता था तो उसको पुरस्कृत करता था। उसके शासनकाल में दो वैसे अधिकारी थे जिनका नाम बहुत बार इतिहास में देखा गया, वत्सकार और सुनीत। उसको बहुत ही ऊंचा स्थान, उन दोनों को बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त था उनके दरबार में। इतिहास में अगर देखा जाए तो अधिकारी को दो रूप में दिखाया गया है, एक है सबद्धक और दूसरा है सेनानायक महात्म। सबद्धक जो था वो सामान्य मामलों की देखभाल करता था और सेनानायक महात्म जो था वो न्यायाधीश का कार्य करता था। न्यायाधीश जो किसी को सज़ा देना वगैरह ये सब। और दंड का प्रावधान जो था उसमें कारावास जो था, कारावास मतलब जेल या फिर बंदीगिरी, दागने की प्रथा थी। दागना मतलब किसी भी गर्म लोहे को, रड को गर्म करके दागना, बेत लगाने का, पसली तोड़ने की सज़ा, इस तरह बहुत ही कठिन कठिन सज़ा थी। और धर्म सहिष्णुता का बात करें तो जो धर्म के मामले में बिंबिसार सभी धर्मों को समान रूप से देखता था, इसलिए वो एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसका मृत्यु के बारे में कहा गया है कि उसका जो मृत्यु था उसका पुत्र अजातशत्रु के द्वारा वो किया जाता है। वो अपने साम्राज्य को क्या बोलते हैं, राजगद्दी के लालच में अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करवा देता है। सन 492 ईसा पूर्व बिंबिसार का मृत्यु हो जाता है और इस तरह बिंबिसार एक ऐसा साम्राज्य को स्थापित करता है जो आगे चल के बहुत ही विशाल और बहुत ही प्रसिद्ध साम्राज्य हो जाता है, मगध साम्राज्य। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किस तरह मौर्य काल में ये जो मगध साम्राज्य था बहुत ही विस्तृत रूप ले लेता है, एक अखंड भारत का रूप ले लेता है। तो ये वाला चैप्टर हम लोग अभी इतना ही देखते हैं, इसके बाद फिर आगे का चैप्टर हम लोग देखेंगे। इसके बाद का चैप्टर आपका अजातशत्रु, जो कि मैंने पहले ही डाल दिया है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर ला के दूँगा। तो इतना के लिए धन्यवाद, आप सभी को शुक्रिया।